जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में ढोल और नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बंट रही हैं। सबसे पहले जैसे ही घोसी के उपचुनाव से समाजवादी पार्टी की वोटों की गिनती में बढ़त बनानी शुरू की, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ऑफिस पहुंचे शिवपाल यादव। मुलायम सिंह परिवार में 2017 में जो घमासान मचा था, उसके बाद पहली बार फ्रंट पर नजर आए शिवपाल यादव। अखिलेश यादव ने उन्हें उम्मीदवार के चयन से लेकर चुनाव प्रबंधन और चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी थी और इसीलिए शिवपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और इसमें उन्होंने फोटो भी अखिलेश यादव के साथ लगाई हुई है। घोसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह 42,672 वोटों से जीत गए हैं। उन्होंने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को हरा दिया है। इस चुनाव की दो बड़ी खासियत रही। बीएसपी ने यहां उम्मीदवार नहीं दिया, लेकिन बीएसपी की तरफ से एक अपील जारी की गई उनके वोटरों के लिए और उनके समर्थकों के लिए। बीएसपी की तरफ से कहा गया कि आप इस चुनाव से दूर रहें या आप अपने घरों पर ही रहें और अगर आपको वोट डालना पड़ा तो आप नोटा पर वोट डालें। और देखिए हुआ क्या, नोटा पर 1000 वोट भी नहीं पड़े, यानी मायावती की अपील को उनके ही समर्थकों ने खारिज कर दिया, ऐसा चुनावी नतीजे बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपील की थी कि विपक्ष की तरफ से कि सभी उनका समर्थन करें। मायावती ने समर्थन तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया। इसीलिए इस जीत के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक तरीके से ये घोसी की जीत इंडिया गठबंधन के जीत की शुरुआत है और यही चुनाव को लोकसभा 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज बात अंदर की तो है ही और सामने जो दिख रहा है वो है शानदार जीत समाजवादी पार्टी की और एक तरह से कह लें तो इंडिया गठबंधन की जीत के तौर पर भी। ये माना जाता है कि उपचुनाव जो होता है उसमें सरकार को एडवांटेज होता है, यानी जब भी किसी राज्य में या देश में जब चुनाव होता है तो जो पार्टी सत्ता में होती है उसे मैनेजमेंट करने में थोड़ा फ़ायदा मिल जाता रहा। इसीलिए कहा जाता है कि उपचुनाव आमतौर से सरकार जीत लेती है। इस लिहाज से तो इस चुनाव को बीजेपी को जीत लेना चाहिए था, लेकिन बीजेपी की बड़ी शर्मनाक हार हुई है। दारा सिंह चौहान आप सब जानते ही हैं कि पिछली बार यानी 2022 में जब यूपी से विधानसभा के चुनाव हुए तो वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। 22,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे। उस वक्त बीएसपी तीसरे नंबर पर थी, उसे 50,000 से अधिक वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। ठीक चुनाव से पहले यानी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं के साथ वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले आए थे। वो लगातार योगी सरकार में 5 साल वन मंत्री रहे और चुनाव से पहले पलटी मार ली और फिर 2 महीने पहले उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। वो बीजेपी चले आए, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, उपचुनाव हुआ, चुनाव लड़े, पूरी ताकत झोंक दी बीजेपी ने। बीजेपी के सभी सहयोगी दल, सुहेल देव समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, निषाद पार्टी और साथ ही आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, अपना दल, इन सब ने वहाँ पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी ताकत लगा दी। लेकिन हुआ कुछ नहीं, चला दांव तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही। समाजवादी पार्टी जो इस बार पीडीए के नारे के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रही है, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन उसने इस बार प्रयोग किया। ठाकुर बिरादरी के सुधाकर सिंह को टिकट दिया जो यहां से पहले भी विधायक रह चुके हैं। आप याद करिए 2022 के विधानसभा चुनाव को, जब अखिलेश यादव ने कई बार ठाकुर जाति के खिलाफ, ठाकुर बिरादरी के खिलाफ बयान दिए थे, लेकिन इस बार उन्होंने उपचुनाव में ठाकुर बिरादरी के ही नेता सुधाकर सिंह को टिकट दे दिया। समाजवादी पार्टी के कई नेता हैरान रह गए। याद करिए कि इस बार किसी भी मुस्लिम नेता को समाजवादी पार्टी की तरफ से, किसी भी बड़े मुस्लिम चेहरे को आपने चुनाव प्रचार में नहीं देखा।
पूरी कोशिश की शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, चाचा भतीजे की जोड़ी ने, कि इस चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो, जिसकी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाती रही थी। बीजेपी यहाँ लगातार बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे उठा रही थी। धारा 370 से लेकर राम मंदिर से लेकर बहुत सारे मुद्दे यहाँ उठाए जाते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ सिर्फ लोकल मुद्दा बनाए रखा। दारा सिंह चौहान मूलतः मधुबन के रहने वाले हैं और घोसी से चुनाव लड़ रहे थे, तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा चल दिया, यानी कि सुधाकर सिंह लोकल नेता हैं और दारा सिंह चौहान बाहरी नेता हैं, और ये मुद्दा खूब चला और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। अब सवाल ये है कि इस जीत के क्या मायने हैं। दो बड़े मायने निकाले जाने चाहिए। सबसे पहली बात और बड़ी बात, मायावती के लिए खतरे की घंटी बहुत तेज बजने लगी है। मायावती जो बार बार कह रही हैं कि ना तो वो एनडीए के साथ हैं, ना वो इंडिया गठबंधन के साथ एकला चलो रे के फार्मूले पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अगर एकला चलो रे के फार्मूले पर चुनाव लड़ी तो मायावती के लिए इस बार अपना वजूद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें करीब 13% वोट मिले थे, जबकि 22% के आसपास मानी जाती है दलितों की, और करीब 11% तो सिर्फ जाटव बिरादरी के ही वोटर माने जाते हैं। यानी अगर चुनावी नतीजों को देख लें 2022 के विधानसभा चुनाव के, तो एक तरीके से मायावती के पास अब सिर्फ जाटव वोटर भी बचे रहे हैं। इस बार के चुनाव में उन्होंने साफ साफ कहा था कि उनका वोटर किसी पार्टी को वोट नहीं डालेगा। ये माना जाता रहा है, एक मिथक रहा है, और ये कहा जाता रहा है, धारणा रही है कि अगर बीएसपी का उम्मीदवार नहीं होता है चुनाव में तो उसका एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ चला जाता है। वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा सकता क्योंकि दलित यादवों के लिए वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन घोसी के उपचुनाव ने उस मिथ को भी तोड़ दिया। इतने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया समाजवादी पार्टी ने कि जब बीएसपी का उम्मीदवार नहीं था तो जिस इलाके में दलितों में जिस जाति के वोटर थे वहां समाजवादी पार्टी ने उसी जाति के नेताओं को एक एक घर यानी डोर टू डोर कैंपेन में लगा दिया। समाजवादी पार्टी ने कोई बड़ी रैली नहीं की, एक अखिलेश यादव की एक रैली थी, वरना सारा फोकस डोर टू डोर कैंपेन पे रहा। अब इस चुनाव के मायने अगर देखें तो अब मायावती को तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कहा जाता था कि मायावती के एक इशारे पर उनका वोट ट्रांसफ़र हो जाता है, हालांकि ये मिथ तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ही टूट गया था। बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन समाजवादी पार्टी के 2014 में भी 5 सांसद थे और 2019 में भी उसके सांसदों की संख्या 5 ही रही, यानी कि बीएसपी का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो क्या ये मानकर चला जाए कि मायावती के कहने पर अब उनके वोटर वोट नहीं डालते हैं? चुनावी नतीजे इसी बात की तरफ इशारा करते हैं, और ये मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी के लिए बहुत बड़ा सबक है, खतरे की घंटी है। उनके वोटरों ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाना चाहिए कि मायावती के पास एक ही विकल्प बचता है कि वो भी विपक्षी एकता इंडिया गठबंधन की तरफ चली जाएं, वरना उनका वोटर उनसे छिटक जाएगा और फिर वो इंडिया गठबंधन की तरफ चला जाएगा? अगर ये संकेत हैं घोसी उपचुनाव से, तो मायावती को अब फैसला करना पड़ेगा, या तो वो इस पार रहें या वो उस पार रहें। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाती हैं तो उनको भारी नुकसान हो सकता है। इस उपचुनाव का सबसे बड़ा टेक जो है वो यही है। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने कहा कि ये घोसी की जीत इंडिया गठबंधन की जीत है। देश में जब आज नतीजे आए तो 7 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए हैं। कई जगहों पर अलग इंडिया गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। बंगाल में जो एक उपचुनाव हुआ वहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी जीती है, लेकिन वहाँ तीसरे नंबर पर लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट जो था वो था। यहाँ तक कि बागेश्वर जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ भले ही बीजेपी की जीत हुई, समाजवादी पार्टी ने भी वहाँ उम्मीदवार दिया था, लेकिन जिस तरीके से यूपी में घोसी की जीत को अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की जीत बता रहे हैं, तो ये साफ है कि इस बार जब लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में बात उठेगी, तो जैसा लालू यादव ने कहा कि कुछ नुकसान सहकर भी हम सीटों का बंटवारा आपसी सहमति से करेंगे, ऐसा लग रहा है कि यूपी में इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच आपसी सहमति भी तेज होगी। तीसरी जो बात मैं कह रहा था कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे पर लोकसभा चुनाव लड़ने का प्लान बना चुकी
समाजवादी पार्टी के लिए जिस तरीके से सुधाकर सिंह ठाकुर बिरादरी के होते हुए भी उनकी जीत हुई, और ये कहा जा रहा है, आंकड़े बता रहे हैं कि ठाकुर, ब्राह्मण, भूमियार सब ने उनको वोट किया है, ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी कैंप के लिए अच्छी खबर है। तो इस चुनाव से 3-4 महत्वपूर्ण टेक निकले हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार करने गए थे घोसी में, और वहाँ जाकर चूंकि बीएसपी का उम्मीदवार नहीं था, योगी आदित्यनाथ ने 1995 के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया था, जिसमें मायावती के साथ समाजवादी पार्टी के विधायकों ने, नेताओं ने बदतमीजी की थी। उस कांड का जिक्र करने के पीछे मतलब ये था कि दलित कम से कम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएं, लेकिन बीजेपी का ये प्रयोग भी फेल रहा। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इन दोनों का चेहरा जो है एक तरीके से पिछड़ा कार्ड खेलने का है। ओम प्रकाश राजभर ने कई तरह के विवादित बयान दिए, लेकिन वहाँ बीजेपी का पिछड़ा कार्ड नहीं चला और समाजवादी पार्टी का हर तरीके के कार्ड चल गया। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं या ना रखते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।